हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट 2022 में जो सवाल पूछे गए थे यूनिट स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से। सभी शिफ्ट के जो सवाल थे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस बार का स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन था थोड़ा सा टिपिकल हो गया था, कुछ सवाल ऐसे आ गए थे जो कि बहुत ही हाई लेवल के आ गए थे। सारे सवालों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इस डिस्कशन को मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चंस के बाद आगे मैम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इस डिस्कशन को आपके साथ स्टार्ट करता हूं और अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन को यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली बतानी है। मे बी सिमेट्रिकल और स्क्यूड। तो यहाँ पे आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमेट्रिकल होती है, स्क्यूड तो नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। यूनी मॉडल, बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल। तो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कुछ इस तरीके से होती है। इट इज असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस। तो बिल्कुल ये अजम्पशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि हमारी जो एक्स एक्सिस होती है तो उसके इस तरीके से बनाई जाती है, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ उसके पास पास जाती रहती है बट उसे कभी टच नहीं करती है। एन और पी हमारे यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, या फिर हमारे पास यहाँ पे ये जो हम टर्म्स यूज करते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे दो पैरामीटर्स है स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो एन और पी तो हमारे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रहते हैं, तो इसीलिए हमारा ये तो नहीं होगा। बट हाँ, ई वाला हमारा सही है, ई वाला हमारा बिल्कुल सही बता रहा है दोनों पैरामीटर्स को। तो बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है नॉर्मल कर्व का, उसकी प्रॉपर्टीज का आपके साथ कोर्स पे भी डिस्कस किया गया था, उसके पैरामीटर्स के बारे में बताया गया था, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी यहाँ पे बताया गया था। तो आई डोंट थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैन नॉट एज्यूम अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो अगर आपका एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 होगा तो दूसरा लेस देन 1 होगा, दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। Regression coefficient of the two variables may have different algebraic symbols for real life situations। तो प्यारे दोस्तों, जो दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट होते हैं ना, उनके एल्जेब्रिक सिंबल दोनों के सेम रहते हैं, डिफरेंट नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगी, गलत होगी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनने वाला है। एंड प्यारे दोस्तों, आपको कोर्स में भी प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट बताई गई थी, जिसमें आपको बताया था कि जो आपके तीनों दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट और कोरिलेशन है, इनके सेम साइन रहते हैं, इन सभी के साइन हमेशा सेम ही रहते हैं। तो आपको अगर ये चीज मालूम थी तो आई थिंक आसानी से इस सवाल को आप सॉल्व कर पाए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। The sum of absolute deviations measured from the mean is the least if each value in a given series is multiplied by a constant k. The variance of the new series would be equal to the variance of the given series। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हर वैल्यू को वेरिएंस निकालते हुए हर वैल्यू को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका वेरिएंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इट विल बी इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द गिवन सीरीज, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन, ऐसा नहीं होता। वेरिएंस इज सिंपली द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। z स्कोर वैल्यू इज ऑफ x इज द रेशियो ऑफ x डिवाइडेड बाय द मीन। तो ये भी आपका गलत है। z स्कोर का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ ये भी गलत है, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है z स्कोर का, तो ये फॉर्मूला भी गलत है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 बचता है वही बच रहा है, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आपकी जो मीडियन है दैट इज द मिडिल मोस्ट टर्म, और मिडिल मोस्ट टर्म से अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल रहे हैं तो दे आर गोइंग टू बी द लीस्ट। आपकी डेविएशंस जो है वो यहाँ पे लीस्ट निकल कर आएंगे। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है कि अगर आप साइन इग्नोर कर देते हैं, अगर आप साइंस इग्नोर करके डेविएशंस का टोटल निकालते हैं, सम करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी द लीस्ट, और यही हमारी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। प्यारे दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की गई थी, जिसमें बताया गया था कि आप एब्सोल्यूट डेविएशन जब लेते हैं मीडियन से तो दैट इज मिनिमम। तो ये आपकी जो मिनिमल प्रॉपर्टी है मीडियन की आपको बताई गई थी, और अगर आपको ये मालूम थी तो आप आसानी से इस सवाल को आंसर कर सकते थे। सवाल है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैविंग अ वैल्यू ऑफ +0.7 implies that। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है जी। अगर आपकी वैल्यू -1 के पास है इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन,
अगर +1 के पास है इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर आपके -1 और +1 के पास है तो कोरिलेशन आपका स्ट्रांग भी होने वाला है, अगर इनसे दूर है तो वीक होने वाला है। तो अगर +0.7 है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये एक स्ट्रांग कोरिलेशन है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। और इसीलिए अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमें सबसे सही, सबसे अप्रोप्रिएट लग रही है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्ट्रांग भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव भी है क्योंकि प्लस का साइन है, स्ट्रांग भी है क्योंकि ये 1 के आसपास है, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। एंड प्यारे दोस्तों, आपको कोर्स में भी कवर कराया गया था कि अगर आपकी वैल्यू 0.75 से 1 के बीच में लाई करती है तो उसे स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन यहां पे बोला जाता है। चलिए जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट दे रखी है जिनकी मैचिंग हमको यहाँ पे करनी है। तो लिस्ट 1 में सबसे पहले देखने को मिल रही थी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पॉजिटिवली स्क्यूड, फिर बायनोमियल और फिर नॉर्मल। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद है तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका यहाँ पे जो मीन है वो सबसे कम होगा, फिर मीडियन आएगा और फिर आपका यहाँ पे मोड आएगा। तो ऐसा रिलेशन हमें देखने को मिलता है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि आपका मीन सबसे कम रहता है, फिर मीडियन और फिर मोड। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में उल्टा हो जाता है, आपका मीन ज्यादा है, फिर मीडियन है और फिर आपका मोड आता है। और इसके अलावा बायनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जानते हैं कि मीन, मीडियन, मोड सब बराबर रहते हैं, तो आई थिंक आप आसानी से इसे यहाँ पे मैच कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेकंड वाला तो ट्रू बिल्कुल होगा ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला ही ट्रू होगा और आप आसानी से इसकी मैचिंग कर सकते हैं। और इसी से आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, और इसमें मीन, मीडियन, मोड के बीच में क्या रिलेशन रहता है, ये आपका कोर्स में भी कवर कराया गया था। और आपकी जो नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज रहती है वो भी कवर थी। तो आई थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल? The set of expected values of the dependent variable y for a given value of independent variable x are normally distributed. The standard deviation and variance of the expected values of the dependent variable यानी कि y, about the regression line are constant for all values of the independent variable x for the set of observations in a sample. तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो रहते हैं दे आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, ऐसा बोला गया है। डिपेंडेंट वेरिएबल y इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो y आपका रैंडम वेरिएबल होगा। एरर्स इन द वैल्यू ऑफ y आर आइडेंटिकल इन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन, कि आपके जो एरर्स निकल कर आ रहे हैं, देखो प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे एरर्स निकालते हैं, एरर टर्म्स निकालते हैं। जब भी हम लाइन ऑफ रिग्रेशन बना रहे होते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना रहे होते हैं, तो सारे पॉइंट्स जो है हमारे इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे होते, कुछ इधर आ रहे होते हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, ऐसे ऐसे लाइन पे हमारे लाइन से दूर थोड़े छोटे पॉइंट्स आ रहे होते हैं। दे आर दी एक्चुअल वैल्यूज, दे आर दी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। और जो हमारी लाइन है दैट इज द लाइन ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यूज, जो हमारी प्रिडिक्शन करी, हमारी जो रिग्रेशन लाइन बनाई उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो हमारी इस लाइन पे आ रही है। तो एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई जाती है। आप समझते ही होंगे कि हम इस तरीके से लाइन बनाते हैं कि हमारे जो ये डिस्टेंसेस आ रहे हैं तो वो मिनिमाइज हो जाए, ऐसे हम लाइन एक बनाते हैं बेस्ट फिट की रिग्रेशन के अंदर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एरर्स इन द वैल्यू ऑफ y आर आइडेंटिकल इन सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन, कि आपके ये जो भी एरर आ रहे हैं दे आर गोइंग टू बी ऑल आइडेंटिकल, ये सारे एरर सेम हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। भैया सारे एरर सेम कैसे हो सकता है? सारे एरर आपके अलग अलग होंगे, सेम कैसे हो सकता है? सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर नहीं बनेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कुछ अजम्पशंस की जानकारी भी दे देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि एक लाइन बनाई जा सकती है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दी y, और जो y की वैल्यूज है दे आर गोइंग टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो y की वैल्यू इट इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, y की वैल्यू हमें नहीं पता क्या आएगी, इट इज गोइंग टू रिमेन रैंडम एंड इट वुड डिपेंड की वैल्यू ऑफ x हमने क्या रखी है, x की वैल्यू हमारी फिक्स्ड वैल्यू होगी, x की वैल्यू रैंडम नहीं होगी, y की वैल्यू निकल कर आएगी, दे आर गोइंग टू बी रैंडम। Sampling error associated with the expected value of the dependent variable y is assumed to be an independent random variable. तो जो y की वैल्यू निकल कर आ रही है, जो y की वैल्यू निकल कर आ रही है that is going to be a random value, और जो y की वैल्यू में हमें errors देखने को मिलेंगे they are also going to be independent random variable and these errors are also going to be distributed normally, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये भी बताया गया कि आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है
y की, डिपेंडेंट वेरिएबल y की, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। y का जो वैल्यूज है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो ऐसी कुछ असम्पशंस है जो कि आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो ऐसी असम्पशंस आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में इन असम्पशंस को लेकर दोबारा भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following summary measure denotes the degree of loop sidedness in a distribution? तो प्यारे दोस्तों, लूप साइडेडनेस का मतलब अगर आपको पता है, लूप साइडेडनेस का मतलब है झुकाव, कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन किधर को झुकी हुई है, ऐसा कौन सा मेजर हमें बताता है। तो जो झुकाव है ये बेसिकली क्या हो गया, आपकी स्क्यूनेस हो गई, कि आपकी जो स्क्यूनेस है वो किधर को आ रही है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन झुकी हुई है, इधर झुकी हो सकती है, इधर झुकी हो सकती है। तो ये जो झुकाव है ये आपकी लूप साइडेडनेस है। तो बेसिकली आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है वो यहाँ पे आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पे आपको सवाल पूछा जा रहा है। मे बी सिमेट्रिकल और स्क्यूड। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जरूरी नहीं है हमेशा सिमेट्री होगी, वो स्क्यूड भी हो सकती है। यूनी मॉडल, बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। एन एन पी आर द टू पैरामीटर्स, ये आपकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। और आपके जो ये ई वाला पॉइंट है ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी रहता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो बी, सी और ई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, बचे हुए ए और डी ही हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के होने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था। और अगर आपको ये मालूम था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या दो पैरामीटर यहाँ पे रहते हैं और इसकी जो शेप और लोकेशन है दैट इज लिंक टू एन और पी, सिमेट्रिकल स्क्यूड हो सकती है, तो ये सब प्रॉपर्टी से आप इस सवाल को आसानी से आंसर कर सकते थे। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज भी मालूम थी तो आप उनको टिक कर लेते और बची हुई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी बन जाती। तो आई थिंक ये सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो सकता था। यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following statistical identities are useful in comparing the two regression equations based on different sample sizes? तो अगर आपकी रिग्रेशन इक्वेशंस के अंदर डिफरेंट सैंपल साइजेस हैं तो फिर आप कौन सा यहाँ पे स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। देखो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो आप जानते ही हैं, अगर आपका मल्टीपल रिग्रेशन आ जाए उस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालते हैं उसे कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन बोल देते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहीं ना कहीं हमारा जो है वो कुछ प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई बात करता है। जैसे अगर हम देखें कि किसी पर्सन को, अगर हम यहाँ पे कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, पर्सन्स का वेट और उनको कैंसर है या नहीं, ये चीज को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने एक्स एक्सिस पे पर्सन्स का यहाँ पे वेट रखा और यहाँ पे वाई एक्सिस पे रखा कि पर्सन्स को कैंसर है या नहीं है। कैंसर नहीं है तो 0 वैल्यू, कैंसर है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने देखा कम वेट वाले जो है उनको कैंसर नहीं है, ज्यादा वेट वालों को यहाँ पे कैंसर है। उनकी 1 वाली पे यहाँ पे जो उनको यहाँ पे ज्यादा वेट है तो आप 1 के अगेंस्ट अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे कम वेट है और ये जो वेट कम है इनको कैंसर नहीं है तो आप 0 के अगेंस्ट अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक ऐसा एस शेप्ड कर्व निकल कर आता है और इसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहा जाता है। फिलहाल ये भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनने वाला है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो हमारा जो नॉर्मल आर स्क्वायर होता है ना, इसमें कुछ खामियां होती हैं और इसीलिए आर स्क्वायर को कई बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है। एक इसका फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम सैंपल साइजेस को भी कंसीडर करते हैं, उसके बेसिस पे एडजस्टेड आर स्क्वायर निकलता है। और ये एडजस्टेड आर स्क्वायर आपकी मदद करता है कि कैसे आप कंपैरिजन को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर हमें वास्तव में ये बताता है कि कितने परसेंट आपका जो वेरिएशन है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में वो सही तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है, कितने सही तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है आपके जो वेरिएबल्स आप कंसीडर कर रहे हैं। कई बार हमारा जो रिग्रेशन का मॉडल रहता है उसमें कई बार कोई ऐसा वेरिएबल डाल दिया जाता है जिसका आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ही अगर मैं लूं तो हम कंसीडर कर रहे हैं एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल जिसमें मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जो प्राइस ऑफ द पिज्जा है ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और मैं कहता हूं कि प्राइस ऑफ द पिज्जा मैं निकालने की कोशिश करता हूं कि ये डिपेंडेंट है दो चीजों पे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं कंसीडर कर रहा हूं। एक मैं ले रहा हूं अपना प्राइस ऑफ द डो और एक मैं ले रहा हूं टेम्परेचर, टेम्परेचर इन द एरिया, उस एरिया में टेम्परेचर कितना है।
तो टेम्परेचर और प्राइस ऑफ द पिज्जा, इनके बीच में जो कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, प्राइस ऑफ द डो और प्राइस ऑफ द पिज्जा के बीच में तो संबंध होना चाहिए। तो आपने जो टेम्परेचर है ना, एक ऐसा वेरिएबल ले लिया जो कि वेरिएबल सही नहीं है, और ये वेरिएबल आपके जो रिग्रेशन है उसके ऊपर जरूर इफेक्ट डालेगा, और इसीलिए हमें ऐसे केसेस के अंदर एडजस्टेड आर स्क्वायर भी निकालना पड़ता है, और एडजस्टेड आर स्क्वायर निकाल के हमें सही मायने में पता लगता है कि हमारा वास्तव में कितने % वेरिएशन एक्सप्लेन हो रहा है हमारे प्राइस ऑफ द पिज्जा का बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कई केसेस में हमें ये एडजस्टेड आर स्क्वायर यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ जाता है। अगेन बहुत डिटेल में मैं सारी चीजों के नहीं जा रहा हूं, नहीं तो एक पूरा लेक्चर ही इस पे हो सकता है। बट प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जो कि आपको ध्यान में रखना है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, असर्शन दे रखी है आर स्क्वायर टेंड्स टू बी स्मॉलर फॉर क्रॉस सेक्शनल डाटा देन फॉर द टाइम सीरीज डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा और टाइम सीरीज डाटा अगर आपको मालूम है तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शनल डाटा की, तो क्रॉस सेक्शनल डाटा में क्या होगा कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकता हूं, अलग अलग चीजों का डाटा इकट्ठा कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स सपोज आई कैलकुलेट कि इन ईयर 2022, जो हमारा 2022 ईयर है, उस ईयर के अंदर मैं यहाँ पे 100 लोगों की कंप्यूट कर लेता हूँ हाइट और वेट, 100 लोगों की हाइट कंप्यूट कर लेता हूँ या वेट कंप्यूट कर लेता हूँ, कुछ भी कंप्यूट कर लेता हूँ, और उनके बीच में यहाँ पे ये निकालने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे उनके बीच में क्या आर स्क्वायर निकल कर आ रहा है, कौन से लोग मोटे हैं ज्यादा, ऐसा कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 100 लोगों की हाइट और वेट को कंसीडर किया, उनके बीच में मैंने यहाँ पे निकाल दिया एक आर स्क्वायर का वैल्यू, कोरिलेशन निकाला, आर स्क्वायर निकाल दिया, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकाल दिया। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश करी है। तो मैंने 100 लोगों का हाइट और वेट का डाटा लिया, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर को निकाला। टाइम सीरीज डाटा की अगर मैं बात करूं, तो टाइम सीरीज डाटा का मतलब होगा कि मैं एक ही पर्सन का यहाँ पे वेट देख रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हाइट देख रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स सपोज मैं देख रहा हूं कि एक पर्सन का वेट 2020 में क्या था, 2021 में क्या था, 22 में क्या था, 23 में क्या था, 24 में क्या था। तो अगर मैं ऐसा कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही पर्सन का मैं देख रहा हूं कि वेट इसका क्या रहा है ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, तो इट बिकम्स अ टाइम सीरीज डाटा। आपके जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं, तो आप देखते हैं कि स्टॉक प्राइसेस किस तरीके से मूव कर रहे हैं ओवर अ टाइम पीरियड, इट इज ऑल्सो अ टाइम सीरीज डाटा। तो टाइम सीरीज डाटा है तो उसके अंदर भी मैं आर स्क्वायर निकाल सकता हूं। अब देखो, आप खुद थोड़ा सा लॉजिकली एक बार सोचना कि अगर आपका टाइम सीरीज डाटा है, मतलब आप एक ही पर्सन का वेट देख रहे हो, एक ही पर्सन का वेट 50 केजी था, फिर 55 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 62, 64, 66, ऐसा कुछ वेट हुआ। आप ऐसा निकालने की कोशिश कर रहे हो और इसमें आप कोरिलेशन और आर स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे बोला गया कि आपका जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है, उसका रीजन भी कुछ दिया हुआ है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। वाइडर फ्लक्चुएशंस इन द क्रॉस सेक्शनल डाटा कॉज स्मॉलर वैल्यू ऑफ द आर स्क्वायर। तो अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है तो उसमें अलग अलग पर्सन की हाइट और वेट है, अलग अलग पर्सन की हाइट और वेट में हमारी जो फ्लक्चुएशन है वो हमें देखने को मिल सकती है, काफी फ्लक्चुएशन हो सकती है। बट अगर हम एक ही पर्सन का वेट कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी तो फिर आपका जो आर है, आर स्क्वायर है, उसकी वैल्यू ज्यादा निकल कर आनी चाहिए। और अगर हम अलग अलग पर्सन का देख रहे हैं, फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो उसमें आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी कम आनी चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा है, उसके अंदर आपकी जो फ्लक्चुएशंस है दे आर वाइडर, आपकी फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती है और इसीलिए आर स्क्वायर आपका कम हो सकता है। बट जो आपका टाइम सीरीज है उसमें आपको फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, एक ही स्टॉक के प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलेगी और यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा। तो इस लॉजिक से आपको इस सवाल को समझना था, करना था। और प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1 की दोनों करेक्ट है और आर करेक्टली एक्सप्लेन्स दी असर्शन ए। प्यारे दोस्तों, यहां पे हमारे पास स्टेटमेंट है which one of the following statements is false। क्वेश्चन है which one of the following statements is false। Arithmetic mean is used to measure the deviations in calculating standard deviation due to its least squares property। तो अरिथमेटिक मीन की लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप डेविएशन निकाल के उनके स्क्वायर कर रहे हैं और उनका टोटल कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द लीस्ट, और इसीलिए यहाँ पे इसे कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हुए। Z स्कोर वैल्यू ऑफ x इज द रेशियो ऑफ x डिवाइडेड बाय द मीन। तो Z स्कोर वैल्यू तो आप जानते हैं जी,
आप कैसे निकालते हैं जेड स्क्वायर वैल्यू को? जेड स्क्वायर वैल्यू अगर आपको निकालनी आती है तो दिस इज नॉट द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला गलत बताया हुआ, एक्स डिवाइडेड बाय मीन नहीं होता है, और इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाने वाली है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला सही दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 0 हो सकता है कुछ सिचुएशन में, अगर हाँ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो सकता है अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सिमेट्रिकल चल रहा है, कोई डेविएशन ही नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू बी 0 इन सम सिचुएशन। सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी तब भी 0 ही हो जाएगा, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की हुई थी। आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन की यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, और साथ ही आपका कैसे निकाले जाता है जी आपका जेड स्कोर वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसा होता है, अगर आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको बता रखी थी कोर्स के अंदर भी, तो आई थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पे सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट करेक्ट टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर आपको कोरिलेशन निकालना है तो उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, और इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है वो आपको बताना है। तो ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं, और अगर प्यारे दोस्तों आप नजर दौड़ाएंगे ना ऑप्शंस पे, तो एक चीज तो आपको कंफर्म हो जाएगी कि 3 और 4 में से ही एक आंसर होगा, क्योंकि या तो 3 वाला सही होगा या 4 वाला सही होगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम चल रहा है, बट नीचे एक में आपका वेरिएंस ले रखा है और एक में स्टैंडर्ड डेविएशन ले रखा है, तो ये आपको पता लग जाना चाहिए। और प्यारे दोस्तों जो सही फॉर्मूला है वो 4 वाला सही है, 3 वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कंसीडर करते हैं ना कि वेरिएंस को, और इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। हमारे जो 1, 2 और 4 वाले फॉर्मूला दे आर राइट, और हमारा जो 3 वाला फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला सही नहीं है, और इसीलिए दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है हमारे पास कोरिलेशन के, आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे, तो आई होप इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है which one of the following measures of central tendency is not affected by the presence of extreme values in the data of the distribution। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू से कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अफेक्ट नहीं होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अरिथमेटिक एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज, पोजिशनल एवरेज या फिर हार्मोनिक एवरेज। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उनको दो में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे रहती है जी मैथमेटिकल एवरेजेस, और एक हमारे पास रहती है जी हमारी पोजिशनल एवरेजेस। तो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर हमारे पास आती है जी मीन आते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और इसके अंदर कहीं ना कहीं सभी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर किया जाता है, तो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू जरूर इफेक्ट डालती है। बट जो आपकी यहाँ पे पोजिशनल एवरेजेस है इसके अंदर आपके मीडियन आता है जी, और आपका मोड होता है। तो मीडियन इज द मिडिल मोस्ट टर्म, और मोड वो है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, और इसके अंदर आपकी एक्सट्रीम वैल्यू का कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। और पोजिशनल एवरेजेस जो है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3, पोजिशनल एवरेजेस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड प्यारे दोस्तों हमारा जो पोजिशनल एवरेजेस हैं, मीडियन और मोड, उनके जो मेरिट्स हैं कि वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट नहीं होते हैं, तो ये आपके साथ कोर्स में भी कवर किया हुआ था, तो आई डोंट थिंक इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है मल्टी कोलिनियरिटी इन द रिग्रेशन एनालिसिस इज मेजर्ड बाय। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को आंसर कर पाएंगे। देखो जी, ये कंसेप्ट तब हमारा रेलेवेंट होता है जब हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो कंजम्पशन है इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वेल्थ। हमारी जो कितनी कंजम्पशन हम कर रहे हैं इनकम पे भी डिपेंड करती है और हमारी वेल्थ पे भी डिपेंड करती है। कंजम्पशन इज गोइंग टू बी व्हाट, कंजम्पशन आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इनकम और वेल्थ जो है आपके दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं और निकाल रहे हैं कि क्या कंजम्पशन पे इफेक्ट इनका निकल कर आता है। आपकी इनकम है तो आप कंज्यूम करेंगे, आपके पास वेल्थ है तो आप कंज्यूम करेंगे, तो ये दोनों कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो रिग्रेशन मॉडल आप बना सकते हैं। बट एक और प्रॉब्लम यहाँ पे जो अराइज हो चुकी है वो ये है कि इनकम और वेल्थ दोनों आपस में भी एक दूसरे पे इफेक्ट डाल सकता है, इन दोनों के बीच में भी कोरिलेशन हो सकता है। जिसकी ज्यादा इनकम है
उसके पास वेल्थ भी ज्यादा हो सकती है, जिसके पास ज्यादा वेल्थ है वो उससे ज्यादा इनकम भी जनरेट कर सकता है। तो हमारे जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जब ये कोरिलेटेड हो जाते हैं, इनके बीच में कोरिलेशन देखने को मिल जाता है, देन इट इज रेफर्ड टू एज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है और इस प्रॉब्लम को फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। और रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम एक एग्जम्पशन लेकर चलते हैं कि हमारी मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। अगर मल्टी कोलिनियरिटी हो जाएगी फिर आपका रिग्रेशन मॉडल सही नहीं बनेगा। अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन आ गया, फिर आप कैसे निकालेंगे कि इनका इफेक्ट क्या आ रहा है आपकी कंजम्पशन के ऊपर, तो इससे आपको दिक्कत आ जाती है। और इस मल्टी कोलिनियरिटी को मेजर करने के हमारे पास डिफरेंट मेजर्स अवेलेबल रहते हैं, और एक पॉपुलर मेजर जो हमारे पास है इट इज टॉलरेंस, जिसे 1 माइनस आर स्क्वायर से कंप्यूट किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का आपका यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे अगर आपके साथ ब्रीफली चर्चा करें कि मल्टी कोलिनियरिटी को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, तो इसकी डिटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे आपसे सवाल में टॉलरेंस लेवल पूछा जा रहा था, तो टॉलरेंस लेवल एक टेक्निक है, 1 माइनस आर स्क्वायर से कंप्यूट करते हैं। अगर आपका टॉलरेंस लेवल कम निकल कर आता है तो इसका मतलब है मल्टी कोलिनियरिटी आपकी ज्यादा है और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हमारा जो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर है विच इज नथिंग बट दी रेसिप्रोकल ऑफ द टॉलरेंस, 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर से हम यहाँ पे वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को कंप्यूट कर सकता है। तो ये भी हमें यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी के बारे में बता देता है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल है मल्टी कोलिनियरिटी को मेजर करने के लिए, बट अगेन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतनी बेसिक जानकारी ही अब आप रख सकते हैं ताकि अगर आगे भी एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा सवाल पूछे तो आप उसका कुछ आंसर दे पाए। चलिए फर्दर क्वेश्चंस के डिस्कशन को मैं आपके साथ करने वाली हूं, सो सेशन को यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। Question is, which of the following constructs hold true for research analysis and design? Research analysis and design से related कुछ statements यहाँ पर आपको given है और आपको बताना है कि कौन सी statements true है। So first statement, research design is a framework for every stage of the collection and analysis of the data. रिसर्च डिजाइन हमारा प्लानिंग स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में, है ना, हमारे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रिसर्च है। तो रिसर्च डिजाइन जो होता है वो हमारा प्लानिंग वाला स्टेप होता है। फर्दर के जो स्टेप्स होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूशन वाले स्टेप होते हैं, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम एनालिसिस करेंगे, है ना। तो वो रिसर्च डिजाइन में हम वो उन फर्दर जितने भी स्टेप्स होते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करने हैं उनकी प्लानिंग करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया जाता है, ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं। रिसर्च डिजाइन हमारा एक ब्लूप्रिंट है जिसमें हम फर्दर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड यूज करना है डेटा कलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस के लिए कौन सी टेक्निक यूज करनी है, सैम्पलिंग मेथड कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए रिसर्च डिजाइन को फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट बोला जाता है फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज द चॉइस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स इन अ रिसर्च एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन क्रॉनबेक अल्फा। क्रॉनबेक अल्फा तो रिलायबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है ना। क्रॉनबेक अल्फा इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है कि लेट्स से कि आपके क्वेश्चनेयर में 4 वेरिएबल्स हैं, उन चारों वेरिएबल्स में 5-5 स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट्स इसी वेरिएबल को टेस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्या ये स्टेटमेंट्स जो है इसी वेरिएबल के अंडर फॉल करते हैं या नहीं करती, क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू हमें वो बताती, ठीक है। रिलायबिलिटी को मेजर करता है और इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो 0.7 होती है। क्रॉनबेक अल्फा की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो 0.7 होती है, यानी कि 0.7 एक्सेप्टेबल वैल्यू। अगर 0.7 से ऊपर है, 0.8, 0.9, तो वो गुड और एक्सीलेंट में कवर होता है, और अगर 0.7 से नीचे होती है तो उसे क्वेश्चनेबल या पुअर में कवर करते हैं, और 0.5 से ही बिल्कुल नीचे है तो अनएक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। तो क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी को मेजर करता है, ना कि हमें ये बताता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के बीच में आपको चॉइस कैसे करनी है, राइट जी। सो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स एज अ सोर्स ऑफ डेटा इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव स्टडी। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट्स हमारे लेबोरेटरी टेस्ट प्रोसीजर वाले होते हैं, तो ये मेनली हमारा क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि एक्सपेरिमेंट्स एज अ सोर्स ऑफ डेटा इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव स्टडी बिकॉज इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द क्वांटिटेटिव स्टडी। नेक्स्ट इज plagiarism is the failure of researcher to acknowledge the borrowed material in his her publication। बिल्कुल, plagiarism एक unethical research practice है, जब आप किसी और पर्सन के कंटेंट को बोरो करते हैं, स्टील करते हैं, कॉपी करते हैं विदाउट एक्नॉलेजिंग और विदाउट रेफरिंग, उसे plagiarism बोलते हैं।
तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। Next is content analysis is a method commonly used in qualitative research to aid data collection। बिल्कुल content analysis का मतलब क्या है कि जो content already हमारे पास present है किसी भी form में, oral form में, visual form में, text की form में, उसकी जब हम analysis करते हैं तो उसे content analysis बोला जाता है। और ये mainly जो है हमारा qualitative research के लिए use किया जाता है। जैसे बाकी के research methods हैं, content analysis भी एक research method है। ठीक है जी, तो ई स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास ए स्टेटमेंट, हमारे पास सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ए सी डी एंड ई। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च डिजाइन का कॉन्सेप्ट, कंटेंट एनालिसिस, क्रॉनबेक अल्फा, प्लेगरिज्म, ये सभी कॉन्सेप्ट्स काफी डिटेल में कोर्स में डिस्कस थे आपके साथ। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई होगी। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई थी क्वेश्चन में बिल्कुल। चलिए जी, अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू कंडक्ट द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको गिवन है, उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए कोई भी रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिक होती है, तो सबके लिए प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होता है। यहाँ पे आपके साथ साइंटिफिक रिसर्च की बात की गई, तो साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स को आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना कि जो रिसर्च का बेसिक प्रोसेस है ना, वो आपको याद रखना है, हमेशा आपके माइंड में सेट होना चाहिए जो बेसिक प्रोसेस है रिसर्च का। फिर आपने देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी रिसर्च की बात की गई है, ठीक है, फिर उन स्टेप्स को उस बेसिक प्रोसेस के स्टेप्स के साथ रिलेट करना है, तभी आप करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो आप घबरा जाओगे कि ये कैसे से स्टेप्स गिवन है, हमने तो कुछ और स्टेप्स पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, तो जो आपका बेसिक प्रोसेस है रिसर्च का वो आपको पता होना चाहिए, जिस रिसर्च की बात की गई है उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप उन स्टेप्स को क्लियरली अरेंज कर पाओगे सीक्वेंस में। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेप्स गिवन है हमें। इंडक्शन, मेकिंग प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, टेस्टिंग ऑफ प्रिडिक्शन, डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च बेसिकली इसका मेन एम क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशंस आपने की हैं, जो क्वेश्चन आपके माइंड में है उसको एनालाइज करना है। ठीक है, किसी भी नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड कोई भी ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट आपका हो सकता है। लाइक आपने आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि वाई एयर इज इनविजिबल, है ना, तो इस ऑब्जर्वेशन को अब आपने एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन किया फैक्ट का, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये बनेगा ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन आपके माइंड में आया, अब इस क्वेश्चन की क्लैरिटी चाहिए, इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इस क्वेश्चन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन एक फॉर्म ऑफ रीजनिंग होती है जिसमें आप किसी एस्पेक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो, नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो ऑब्जर्वेशंस और थियोरी से रिलेटेड। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? इंडक्शन। ठीक है, फिर जो आपने अंडरस्टैंडिंग गेन करी, जो नॉलेज गेन करी, उससे रिलेटेड आप एक्सप्लेनेशंस डेवलप करोगे। तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशंस आपके सामने आ गई हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, अब आप क्या करोगे? प्रिडिक्शन बनाओगे, हाइपोथेसिस डेवलप करोगे, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे, हमने पढ़ा हुआ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट, ठीक है ना, प्रिडिक्शन करोगे, और फिर आप क्या करोगे? उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, यानी कि टेस्टिंग ऑफ प्रिडिक्शन। तो लास्ट स्टेप हमारा ये होगा। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, सी आएगा, देन उसके बाद इंडक्शन, ए आएगा, देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस, ई आएगा, उसके बाद मेकिंग प्रिडिक्शंस यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, बी, और लास्ट में हमारे पास टेस्टिंग ऑफ प्रिडिक्शन, यहाँ पे आएगा डी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर। ठीक है जी, और यही आंसर हमें ऑफिशियल की में भी प्रोवाइड किया गया है। चलिए जी, तो यहाँ पर आप देखिए कोर्स में भी हमने साइंटिफिक रिसर्च के प्रोसेस की बात की हुई थी आपके साथ, डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू हमने प्रैक्टिस की हुई है इनफैक्ट इसकी। सो मेरे अकॉर्डिंग अगेन इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखिए स्टेप्स जिस मर्जी तरीके से पूछे गए हो क्वेश्चन में, जिस मर्जी तरीके से एग्जामिनेशन में गिवन हो, मेन ये है कि आपकी जो फंडामेंटल नॉलेज है ना वो अच्छे से माइंड में होनी चाहिए, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी, अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको टाइप्स ऑफ टेस्ट गिवन है, अनोवा, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वेलिस टेस्ट, और लिस्ट 2 में टेस्टिंग सिचुएशंस गिवन है। आपको बताना है ये पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। सो फर्स्ट गिवन है टेस्टिंग वेदर अ स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिट्स वेल टू अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये काई स्क्वायर टेस्ट का ही एक टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अगर आपको याद होगा गुडनेस ऑफ फिट, उसमें हम क्या देखते थे कि जो हमारा ऑब्जर्व डेटा है कितने अच्छे से एक्सपेक्टेड डेटा के साथ फिट करता है, कि ना हाउ वेल द सैंपल डेटा फिट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो वहां पर हमारा काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट अप्लाई होता है।
राइट जी। सो सी हमारा मैच होगा यहाँ पर 1 के साथ। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन मोर देन 2 सैंपल मीन्स। 2 से ज्यादा सैंपल्स मीन के बीच में अगर हमने डिफरेंस देखना हो तो कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगा? अनोवा लगेगा। सो ए मैच होगा हमारा 2 के साथ। नेक्स्ट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन मोर देन 2 सैंपल मीन्स। अब देखिए सेकंड और थर्ड सिचुएशन में सिर्फ क्या डिफरेंस है? सेकंड सिचुएशन में गिवन है पैरामेट्रिक टेस्ट और थर्ड सिचुएशन में गिवन है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोल दिया तो अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन कौन सा है? अनोवा का नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है क्रुस्कल वेलिस टेस्ट। जब हमारा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, तो और मोर देन 2 सैंपल मीन्स में हमने डिफरेंस देखना हो तो वहां पर हमारा कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा? क्रुस्कल वेलिस टेस्ट होगा। ठीक है, तो जो हमारा क्रुस्कल वेलिस टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है अनोवा के। सो डी मैच होगा हमारा 3 के साथ। और लास्ट सिचुएशन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर मीन्स फॉर लार्ज सैंपल्स व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन और अननोन। लार्ज सैंपल साइज हमारा लार्ज है, ठीक है, 30 से ज्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है या अननोन है तो हमारा जी टेस्ट लगता है। अगर सैंपल साइज छोटा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं पता तो टी टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जी टेस्ट अप्लाई होगा। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट मैचिंग जो है हमें ऑप्शन 3 प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ए 2 के साथ मैच करेगा, बी 4 के साथ मैच करेगा हमारा, सी 1 के साथ मैच करेगा और डी 3 के साथ मैच करेगा। ठीक है जी, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 3। सभी टेस्ट आपके साथ डिटेल में कोर्स में कवर्ड थे, अच्छे से हमने पढ़ा हुआ था कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है, सभी टेस्ट की कंडीशंस, असम्पशंस, फॉर्मूलाज सब आपके साथ कवर्ड है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने आसानी से अटेम्प्ट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स आर नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। आपको यहाँ पर कुछ सैंपल्स गिवन है और आपको बताना है कि नॉन रैंडम या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स इनमें से कौन से? सिस्टमैटिक सैंपल, कोटा सैंपल, क्लस्टर और एरिया सैंपल, पर्पसिव सैंपल, रेप्लिकेट सैंपल। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सब तो हम सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड, कोटा सैंपलिंग मेथड। तो क्वेश्चन में जस्ट वैसे ही आपका लैंग्वेज चेंज कर दी गई है कि डिफरेंट मेथड, सैंपलिंग मेथड यूज करके, ठीक है, आपने क्या किया है, कुछ सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए, जैसे सिस्टमैटिक सैंपल एक्सट्रैक्ट किया, कोटा सैंपल एक्सट्रैक्ट किया। तो आपने बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स इनमें से कौन से? दो तरह की सैम्पलिंग टेक्निक होते हैं, दो तरह के सैंपल्स होते हैं। एक होंगे हमारे पास रैंडम सैंपल्स, एक है हमारे पास नॉन रैंडम सैंपल्स। रैंडम सैंपल्स वो होंगे जिनका इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, ठीक है, और नॉन रैंडम सैंपल्स जिनका इक्वल चांस नहीं होता है सिलेक्शन का, रैंडम सिलेक्शन से जो नहीं आते, ठीक है, जो जजमेंट बेस पे सिलेक्ट किए होते हैं, वो नॉन रैंडम सैंपल्स होंगे। तो यहाँ पे आपको नॉन रैंडम सैंपल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सो सिस्टमैटिक सैंपल जो है ये हमारा रैंडम सैंपल है, ठीक है। कोटा सैंपल ये हमारा नॉन रैंडम सैंपल है। कोटा सैंपल में क्या किया होगा? कोटा सैंपलिंग मेथड यूज किया होगा, कोटा सैंपलिंग टेक्निक लगाई होगी कि हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में, ठीक है, और उनका नाम जैसे स्ट्रेटा है, और हर स्ट्रेटम में से जो सैंपल्स हैं वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? फिक्स कोटा के बेसिस पे, ठीक है ना, रिसर्चर की कन्वीनियंस के बेसिस पे, उसके जजमेंट के बेसिस पे। तो ये नॉन रैंडम सैंपल है। नेक्स्ट क्लस्टर और एरिया सैंपल, ये हमारा रैंडम सैंपल है। पर्पसिव सैंपल, जहां पे रिसर्चर का पर्पस सॉल्व हो रहा हो, ठीक है ना, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस जो है वो लग रहा हो, तो वो पर्पस सैंपल होगा। तो ये हमारा नॉन रैंडम सैंपल है, राइट। और लास्ट है हमारे पास रेप्लिकेटेड सैंपल, ये हमारा रैंडम सैंपल है। तो नॉन रैंडम सैंपल्स यहाँ पे कोटा सैंपल है और पर्पसिव सैंपल है। सो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4, बी एंड डी आर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, नॉन रैंडम सैंपल्स। बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सिंपली आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आइडेंटिफाई करने थे। ऐसे क्वेश्चंस में तो वैसे भी गलती की कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। कोर्स में आपके साथ देखिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ सभी टाइप्स कवर्ड हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के भी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के भी। Now moving forward to the next question, which of the following are the complete experimental research design? Complete experimental research design के कौन से methods हैं इनमें से? अब इस question को लेके काफी students confused थे कि ये complete experimental research design क्या है। हमने तो mainly 3 types पढ़े हुए हैं experimental research design के, pre experimental research design, quasi experimental research design और true experimental research design। अब ये complete experimental research design का मतलब क्या है? Complete experimental research design is basically, simply अगर मैं कहूँ तो ये क्या है कि जब आप डिटेल में जाके स्टडी करते हैं,
ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स जो आपने कंसीडर किए, एटलीस्ट 2 ग्रुप्स तो आप लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 ग्रुप्स आप ले रहे हैं। ठीक है, 2 कंट्रोल ग्रुप्स आप लेंगे। उन्हें जब आप डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, बड़े लेवल पे जाके आप स्टडी करें, तो वो कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहलाया जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या क्या मेथड्स हमें गिवन है। फैक्टोरियल डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि हम इंडिविजुअल और इंटरैक्टिव इफेक्ट दोनों देखते हैं। ठीक है, जैसे 2 into 2 ये 2 फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स के इंडिविजुअल इफेक्ट्स भी देखेंगे, स्टडी करते हैं, और इंटरैक्टिव इफेक्ट्स भी स्टडी करते हैं। तो ये हमारा डिटेल में जाके हम स्टडी कर रहे हैं, बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंडर आएगा। नेक्स्ट है वन ग्रुप आफ्टर ओनली डिजाइन। सो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, तो एक ग्रुप को हम कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंडर नहीं लेंगे। नेक्स्ट है बिफोर आफ्टर डिजाइन विद 1 एक्सपेरिमेंटल और 2 कंट्रोल ग्रुप्स। अब यहाँ पे 2 कंट्रोल ग्रुप्स ले लिया और उनका बिफोर आफ्टर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आएगा, क्योंकि आप बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, डिटेल में जाके स्टडी कर रहे हैं। देन लेटेंट स्क्वायर डिजाइन, ये भी हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आता है। वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिजाइन, वन ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप की बात की गई है, तो ये हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में एटलीस्ट 2 ग्रुप्स तो होने चाहिए, और उनके बड़े लेवल की आप स्टडी कर रहे हैं, उनको डिटेल में जाके आप स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंटरैक्टिव इफेक्ट्स सब स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ए फैक्टोरियल डिजाइन, बिफोर आफ्टर डिजाइन विद 1 एक्सपेरिमेंट एंड 2 कंट्रोल ग्रुप्स, और लेटेंट स्क्वायर डिजाइन, ये तीनों हमारे कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आएंगे। सो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 ए, सी एंड डी ओनली। अब देखिए, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो आपके साथ कोर्स में कवर्ड थे, बट क्वेश्चन में यहां पर छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया, डायरेक्टली ना पूछ के कंप्लीट रिसर्च डिजाइन ये टर्म यूज कर ली। अब कंप्लीट रिसर्च डिजाइन का मतलब आपने कैसे इंटरप्रेट किया ऑन द स्पॉट। अगर तो आपने सही इंटरप्रेट किया कि डिटेल में स्टडी करना, बड़े लेवल पे स्टडी करना, एटलीस्ट 2 ग्रुप्स होना हमारे पास, ठीक है, इंडिविजुअल प्लस इंटरैक्टिव इफेक्ट्स, ये सभी इफेक्ट्स को स्टडी करना, उसे कंप्लीट रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। अगर आपने ऐसे इंटरप्रेट किया होगा और आपको टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मतलब भी पता थे, फिर तो आपने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अदरवाइज एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ऑन द स्पॉट आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी काम कर रही है, अगेन सभी उसी का गेम है। ठीक है ना, अदरवाइज काफी स्टूडेंट्स को डाउट था इस क्वेश्चन को लेके। चलिए जी, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया इंटरनल रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब एज द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर टेकन एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिलायबिलिटी सिंपली क्या होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने कंसिस्टेंट है। अगर आपके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, बार बार आपको सेम रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हमारा जो मेथड जो आपने यूज किया मेजरमेंट के लिए, या जो टेस्ट आपने यूज किया मेजरमेंट के लिए, वो रिलायबल है। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होगी कि आपने 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे आपको सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है या हमारा जो मेथड है वो रिलायबल है, इंटरनल रिलायबिलिटी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रैंडम वॉक इफ इट हैज अ मीन ऑफ 0 एंड वेरिएंस ऑफ 1। डिस्ट्रीब्यूशन इज रैंडम वॉक। रैंडम वॉक मतलब कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो रैंडमली डिटेक्ट हो रही है, तो वो रैंडम वॉक तब कहलाया जाता है जब उसकी मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्कोर्स मेजर्ड ओवर टाइम दैट प्रोड्यूस अ वेरिएंस ऑफ लेस देन 50% इज रिलायबल। लेस देन 50% है आपके पास, तो हमारा जो रिजल्ट है वो रिलायबल नहीं होगा, इनफैक्ट वो अनएक्सेप्टेबल होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशन। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है अगेन, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशंस में बिल्कुल अप्लाई किया जाता है। बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जैसे हाइट आप चेक कर रहे हैं, हाइट, वेट। स्टॉक मार्केट में भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम इनकम की इकोनॉमी में, उसमें भी हमारा यूज होता है, ठीक है, बर्थ वेट। तो यहाँ सब जगह पे हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई टू रियल लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट इज फैक्टर एनालिसिस सुपरसीड्स द मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे आपको दोनों टर्म्स की क्लैरिटी होना जरूरी है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फैक्टर एनालिसिस क्या होता है? फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहां पे हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, और उस डेटा में बहुत सारे जब फैक्टर्स होते हैं तो उन फैक्टर्स को हम स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स पे लेके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनैलिटीज। तो वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमनैलिटीज हमारे बहुत लास्ट सेट ऑफ डेटा को या लास्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स को स्मॉलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स पे लेके आती है। और मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में क्या होता है कि हम क्लासीफाई करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्लासिफाई करते हैं इनटू प्री डिफाइंड ग्रुप्स, उसे हम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कहते हैं। और मेजरली हमारा फैक्टर एनालिसिस ही यूज किया जाता है।
तो जनरली हमारा फैक्टर एनालिसिस सुपरसीड करता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को, क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वहां पे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या कौन से कंस्ट्रक्ट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो दो तरह की एनालिसिस होती है, एक होता है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और उसके बाद हम उसे कंफर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है जी। सो ई स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ए स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ई स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमारी करेक्ट है। सो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स तो कोर्स में आपके साथ कवर्ड थी। इंटरनल रिलायबिलिटी की बात आपके साथ की गई है क्वेश्चन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन की बात भी की गई है, क्रॉनबेक अल्फा, ये मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आपके साथ कवर्ड थी। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली अटेम्प्ट हो पा रहा था। आप देखिए ना यहाँ पर डी स्टेटमेंट जो हमें बोली गई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशंस। अब इस स्टेटमेंट को तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जो भी इस ऑप्शंस में ऑप्शन डी करेक्ट बताया हुआ है वो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इन तीनों ऑप्शंस में डी स्टेटमेंट करेक्ट बताई गई है, तो ये तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनता है? ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा आंसर था, ठीक है ना। चलिए जी अगले सवाल पर आते हैं। इन अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट एन इफेक्ट साइज इज डिस्क्राइब्ड एज, सिंपली इफेक्ट साइज की बात यहाँ पर आपसे की गई है। आपको इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इफेक्ट साइज को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट, अनोवा, है ना, एफ टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। अब इन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि चलो हमने अगर दो ग्रुप्स को हम चेक कर रहे हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। अब देख लिया कि हाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, पर उस जो डिफरेंस है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसका कितना मैग्नीट्यूड है वो आइडेंटिफाई करना भी जरूरी होता है। वो हमें ये टेस्ट नहीं बताते, ठीक है। तो उसके लिए हम इफेक्ट साइज चेक करते हैं कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट पे, उसको क्वांटिफाई करने को हम इफेक्ट साइज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा बोला गया, इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस नहीं, प्रोबेबल सक्सेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 बनेगा। ऑप्शन 3 हमें बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन इफेक्ट साइज की दे रहा है यहाँ पे, कि जब हम क्वांटिफाई मेजरमेंट करते हैं कि हमारा जो टेस्ट है उसका कितना मैग्नीट्यूड है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं इफेक्ट साइज, ठीक है जी। सो आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट साइज का कॉन्सेप्ट पावर ऑफ टेस्ट में हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। इफेक्ट साइज आपको बताया हुआ है कि कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस हाइपोथेसाइज वैल्यू। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ही तो है कि जो हमारा टेस्ट अगर सिग्निफिकेंट है तो उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को हम इफेक्ट साइज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताया गया है कि इफेक्ट साइज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है हम कैसे निकालते हैं। चलिए जी अगला सवाल, द स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ, स्टैंडर्ड एरर क्या है? इट इज सिंपली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज अ कॉमन मेजर ऑफ सैम्पलिंग एरर। और सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो हमारा सैम्पलिंग एरर है। अब यहाँ पे पढ़िए, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, द एक्सटेंट टू विच अ सैंपल मीन इज लाइकली टू डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2। स्टैंडर्ड एरर, इस टॉपिक को काफी डिटेल में हमने कवर अप किया हुआ है। स्टैंडर्ड एरर है एक छोटी सी टर्म, लेकिन एक डिटेल लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया था स्टैंडर्ड एरर के ऊपर। तो अगेन इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलिए जी अगला सवाल, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। स्टेटमेंट 1 में आपको प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला गिवन है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। सो ये फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। सो यहाँ पे 0.6745 इस फॉर्मूला में मिसिंग है। सो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है प्रोबेबल एरर का। सो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया व्हेन अ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट द टेस्ट स्टैटिस्टिक रिजेक्ट्स इट, दिस इज नोन एज टाइप 1 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बिल्कुल टाइप 1 एरर यही होता है। दो तरह के एरर हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर हमें बताता है कि नल हाइपोथेसिस आपने ट्रू सेट किया था, ठीक है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू था बिल्कुल, लेकिन जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है उसकी वजह से आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपकी जो एनालिसिस है आपने उसमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। सो ये क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा, ठीक है। और टाइप 2 एरर क्या होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स था,
जो आपने नल हाइपोथेसिस सेट किया था वो फॉल्स था, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस तरीके से आई कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कौन सा एरर है? हमारा टाइप 2 एरर है। यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है हमें कि टेस्ट स्टैटिस्टिक को आपने रिजेक्ट कर दिया जबकि नल हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू था। ठीक है, तो ये कौन सा एरर है? टाइप 1 एरर। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर 4। दोनों स्टेटमेंट से बिल्कुल डायरेक्ट पूछी गई है। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला अगर आपको याद था और टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर क्या होता है ये आपको मालूम था, तो आसानी से अटेम्प्ट होने वाला क्वेश्चन था ये बिल्कुल। चलिए जी, अगला सवाल, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पॉइंट एस्टिमेटर गुड कब कहलाया जाएगा? पॉइंट एस्टिमेटर का मतलब कि वो सिंगल वैल्यू जो पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज की जाती है, जैसे सैंपल मीन। देखिए, पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के, एस्टिमेट करने के दो तरीके हैं, एक इंटरवल एस्टिमेट, एक पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट मैंने बताया कि सिंगल वैल्यू सैंपल की जो पॉपुलेशन पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। और इंटरवल एस्टिमेट क्या होगा? रेंज ऑफ वैल्यूज की जो हमारे पैरामीटर की वैल्यू है वो इस रेंज, पर्टिकुलर रेंज में लाई करेगी, तो वो इंटरवल एस्टिमेट है। ठीक है, अब आपको पॉइंट एस्टिमेटर गुड कब कहलाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो हमारा पॉइंट एस्टिमेटर अनबाइज्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारे एस्टिमेटर की मस्ट बी इक्वल टू द मीन ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, कंसिस्टेंट होना चाहिए कि अगर हमारा सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा है तो अगर हमारा सैंपल साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो हमारे एस्टिमेटर की वैल्यू है वो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को अप्रोच करे। एफिशिएंट होना चाहिए, कम से कम वेरिएंस होना चाहिए। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है सफिशिएंसी, यानी कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करे हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर को लेके। ठीक है, तो एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस, ये प्रॉपर्टीज हमारे एक पॉइंट, गुड पॉइंट एस्टिमेटर की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, सो आप देख सकते हैं पॉइंट एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में कवर्ड है आपके साथ। इसकी प्रॉपर्टीज, कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस, एफिशिएंसी, और एक और प्रॉपर्टी होती है मैंने बताया सफिशिएंसी, जो क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, ये भी आपको याद रखनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपली आपको प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करनी थी पॉइंट एस्टिमेशन की। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। While wandering in jungle, King Dushyant married Shakuntala as narrated in the अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम एक स्टोरी है, उसी की नरेशन यहाँ पे दी गई है। तो आपको बताया कि दुष्यंत और शकुंतला दोनों जंगल में मिले और दुष्यंत ने शकुंतला से शादी कर ली। तो शकुंतला जो है वो दुष्यंत की वाइफ है, राइट। He gave her royal ring which could serve her identity when she would come to meet him in the future। दुष्यंत ने शकुंतला को एक रिंग दी उसकी आइडेंटिटी को सर्व करने के लिए, ताकि फ्यूचर में जब वो उससे मिलने आए तो वो उसे पहचान ले, ठीक है, कि उसकी वाइफ है। हाउएवर शी हैड लॉस्ट द रिंग व्हाइल गोइंग टू मीट हिम। लेकिन शकुंतला से वो रिंग गुम हो जाती है, ठीक। एंड व्हेन शी अराइव्ड एट दुष्यंत प्लेस, तो दुष्यंत जो है फेल टू रिकॉग्नाइज हर एज शी डिड नॉट हैड द रिंग। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एरर किंग दुष्यंत हैड कमिटेड इन दिस नरेटिव। ऑप्शन 1 टाइप 1 एरर, ऑप्शन 2 टाइप 2 एरर, ऑप्शन 3 सैम्पलिंग एरर, ऑप्शन 4 नॉन सैम्पलिंग एरर। तो आपको बताना है कौन सा स्टैटिस्टिकल एरर जो है किंग दुष्यंत ने यहाँ पे कमिट किया है। सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस फ्रेज में, इस नरेशन में कुछ ऐसा पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल स्टैटिस्टिक की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। अब टाइप 1 एरर है या टाइप 2 एरर है, इसमें से आपको चूज करना है। अब टाइप 1 एरर क्या कहता है? दो तरह के एरर्स होते हैं, ठीक है। टाइप 1 एरर कहता है कि नल हाइपोथेसिस जो है आपने सेट किया, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? टाइप 1 एरर बन जाएगा। टाइप 2 एरर क्या कहता है? टाइप 2 एरर कहता है कि नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स था लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारा टाइप 2 एरर है। अब देखिए, शकुंतला दुष्यंत की वाइफ है, ठीक है, ये ट्रू है, दिस इज आवर नल हाइपोथेसिस और ये ट्रू है, लेकिन ही फेल टू रिकॉग्नाइज हिम, मतलब उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये कौन सा एरर बना? टाइप 1 एरर, है ना, सिंपल। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, ऑन द स्पॉट आप किसी उस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हैं, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे अप्लाई करते हैं ना, उसी का गेम है सब, ठीक है। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस था कि शकुंतला दुष्यंत की वाइफ है, तो ये ट्रू है ना, ये ट्रू है, शकुंतला दुष्यंत की वाइफ है, लेकिन उसने उसे रिकॉग्नाइज करने से ही फेल टू रिकॉग्नाइज, उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, है ना, तो उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या बना? हमारा टाइप 1 एरर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ही कमिटेड द टाइप 1 एरर। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर होनी चाहिए, तभी एग्जामिनेशन में टाइम सेव होता है और आपको पढ़ने की सेंस पता चल जाती है कि कैसे इंटरप्रेट करना है क्वेश्चन को। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि मॉक्स लगाओ, क्योंकि डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट इंस्टेंसेस लेके क्वेश्चंस में मॉक्स डाले हुए हैं ऐसे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से रिलेटेड।
है ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, बस वही टेस्ट हो रहा था यहाँ पर। चलिए जी, अगला सवाल मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। दो लिस्ट आपको गिवन है, लिस्ट 1 में आपको कुछ फॉर्मूलाज गिवन है और लिस्ट 2 में आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक के नेम गिवन है, और आपको बताना है पर्टिकुलर फॉर्मूला कौन से टेस्ट स्टैटिस्टिक के साथ मैच करेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमें गिवन है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हम सभी सेल्स का निकालते हैं, सभी फ्रीक्वेंसीज का निकालते हैं, ठीक है, और बाद में सभी फ्रीक्वेंसीज का ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम समेशन कर देते हैं, है ना। ऐसा कौन से टेस्ट में किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट में। तो ए मैच हमारा करेगा 4 के साथ। देन हमारे पास ये बड़ा सारा फॉर्मूला है, 12 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, देन समेशन करना है हमने ri स्क्वायर डिवाइडेड बाय ni माइनस 3, देन मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। ये हमारा क्रुस्कल वेलिस टेस्ट का फॉर्मूला है। क्रुस्कल वेलिस टेस्ट को अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगता है अप्लाई करने में, ठीक है। ये एच टेस्ट का फॉर्मूला है। एच टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इक्विवेलेंट टू वन वे एनोवा, है ना। सो बी मैच करेगा हमारा 2 के साथ। देन हमारे पास सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। ये मैच करेगा हमारा जी टेस्ट के साथ, सो सी मैच करेगा हमारा 1 के साथ। और देन हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप वेरिएंस। ये फॉर्मूला है हमारा एफ टेस्ट और यू कैन से अनोवा का, ठीक है जी। सो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग हमें ऑप्शन 3 दे रहा है, ए मैच करेगा 4 के साथ, बी मैच कर रहा है 2 के साथ, सी 1 के साथ और डी 3 के साथ। और यही आंसर हमें ऑफिशियल की में भी दिया गया है। हाँ जी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सभी टेस्ट के फॉर्मूलाज कोर्स में कवर्ड है आपके साथ, तो कोई हाई लेवल वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर दिया नहीं गया, तो इजीली अटेम्प्ट हो पा रहा था क्वेश्चन। चलिए जी, अगला भी मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटीज गिवन है, पावर ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर, पी वैल्यू एंड एफ टेस्ट। और लिस्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है, सो आपको पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटी की करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। सो सबसे पहले पावर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं। पावर ऑफ टेस्ट यानी कि टेस्ट में कितनी पावर है, तो ये कैसे पता चलता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, इस करेक्ट डिसीजन की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम पावर ऑफ टेस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। करेक्ट डिसीजन की जो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसे पावर ऑफ टेस्ट बोलेंगे। सो यहाँ पे कौन सी डिस्क्रिप्शन ऐसा बता रही है, द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। सो ए मैच करेगा हमारा 4 के साथ। देन स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर इज सिंपली द सैम्पलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन एस्टिमेट फ्रॉम अ सैंपल, दिस डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड एरर। सो बी मैच करेगा हमारा 3 के साथ। देन वी हैव द पी वैल्यू, पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सो जब नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है, इस केस में आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आ रही है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसे बोलेंगे पी वैल्यू। सो पी वैल्यू हमारा 1 के साथ मैच करेगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच द नल हाइपोथेसिस वुड बी एक्सेप्टेड। देन वी हैव एफ टेस्ट। सो रिग्रेशन इक्वेशन के आपने सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना है, सो ये मैच करेगा हमारा एफ टेस्ट के साथ। सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमें ऑप्शन 2 प्रोवाइड कर रहा है, ए 4 के साथ मैच करेगा, बी हमारा 3 के साथ, सी 1 के साथ और डी 2 के साथ। और यही आंसर ऑफिशियल की में भी दिया गया है, विच इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। सो आप देखिए यहाँ पे पावर ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर, पी वैल्यू, एफ टेस्ट, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके साथ कवर्ड है डिटेल में। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई होगी, इजीली आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पर पता चल रही थी, क्योंकि सारी टर्म्स आपके साथ कोर्स में कवर्ड हैं। तो अगर आपको सभी टर्म्स की क्लैरिटी थी तो इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहा था। चलिए जी, तो यहाँ पर आपके साथ सभी क्वेश्चंस की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। जितने भी क्वेश्चन स्टैट्स और रिसर्च से रिलेटेड पूछे गए यूजीसी नेट कॉमर्स 2022 एग्जामिनेशन में, वो आपके साथ हमने सभी कवर कर लिए इस सेशन में। सो आई होप जिन भी क्वेश्चंस को लेके आपको कंफ्यूजन थी उसकी क्लैरिटी आपको इस सेशन में मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। थैंक यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।